महुआ मोइत्रा, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की एमपी हैं फ्रॉम कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेस्ट बंगाल, उनके अगेंस्ट रिसेंटली ये एलिगेशन लगा है कि उन्होंने लोकसभा में कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए रिश्वत यानी ब्राइब एक्सेप्ट करी है। इसी एलिगेशन को लेके उनके अगेंस्ट लोकसभा की एथिक्स कमेटी में एक कंप्लेंट फाइल हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज एथिक्स कमेटी एंड इन जनरल व्हाट आर पार्लियामेंट्री कमिटीज। हमारी जो पार्लियामेंट है उसका काफ़ी सारा काम डिस्पोज ऑफ होता है या किया जाता है इन दी पार्लियामेंट्री कमिटीज। Before we see what are the benefits of these committees, let us see how many types of parliamentary committees do we have. तो पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी कमिटीज़ होती हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एडहॉक कमिटीज़ और दूसरा स्टैंडिंग कमिटीज़। एडहॉक कमिटीज़ वो कमिटीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सेटअप की जाती हैं। उस पर्पज़ के ऊपर वो इंक्वायरी करेंगी या स्टडी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और उसके बाद वो कमिटीज़ डिसॉल्व हो जाती हैं, वो कमिटीज़ भंग हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं ये परमानेंट कमिटीज़ होती हैं और ये हमेशा एग्जिस्ट करती हैं पार्लियामेंट में। और रिमेंबर, पार्लियामेंट की कुछ कमिटीज़ ज्वाइंट कमिटीज़ होती हैं। ज्वाइंट कमिटीज़ का मतलब होता है कि उन कमिटीज़ में कुछ एमपीज़ लोकसभा के होंगे और कुछ एमपीज़ राज्यसभा के होंगे, जबकि कुछ कमिटीज़ पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव होती हैं सिर्फ लोकसभा के लिए या सिर्फ राज्यसभा के लिए। तो एक्सक्लूसिव कमिटीज़ वो होती हैं जिसमें या तो सिर्फ लोकसभा के एमपीज़ होते हैं या फिर सिर्फ राज्यसभा के एमपीज़ होते हैं। एक बात और याद रहे कि जितनी भी ज्वाइंट कमिटीज़ होती हैं उनमें लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ हमेशा 2:1 के रेशो में होते हैं। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कमेटी है पार्लियामेंट की, जिसमें टोटल 22 एमपीज़ होते हैं। इन 22 एमपीज़ में से 15 एमपीज़ आते हैं लोकसभा से और 7 एमपीज़ आते हैं राज्यसभा से। तो अगर आप ये समझ गए हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, तो अब आते हैं कि कमिटीज़ होती ही क्यों हैं, इनका बेनिफिट क्या है। अब हमारी पार्लियामेंट जिसमें 543 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं और 245 मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं, हमारी पार्लियामेंट के पास बहुत सारा काम ऐसा होता है जो पार्लियामेंट को कलेक्टिवली यानी साथ मिलकर करना होता है। तो अगर ऐसा काम इतने सारे एमपी साथ मिलकर करेंगे तो वो आइडियली सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ पार्लियामेंट मिलकर वो काम कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसके अलावा हर एमपी की हर मामले में एक्सपर्टीज़ होना ये भी ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझाऊँ तो हमारा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट जाती है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को ले करता है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट के पास पहुंचती हैं। उन ऑडिट रिपोर्ट्स को स्टडी करके, एग्जामिन करके पार्लियामेंट ये पता लगाने की कोशिश करती है कि सरकार ने ऐसा कौन कौन सा पैसा है जो इलीगली खर्च किया है। इलीगली मतलब वो पैसा जो बजट में अप्रूव नहीं था लेकिन सरकार के मंत्रालयों ने या सरकार के विभागों ने वो पैसा खर्च कर दिया है। तो अब ये एक बहुत एक्सपर्ट काम है जिसके लिए मेंबर्स को फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए और ये काम पार्लियामेंट को मिलकर करना होता है। तो इमेजिन करें कि अगर पार्लियामेंट के सारे एमपीज़ 543 एमपीज़ लोकसभा के, 245 एमपीज़ राज्यसभा के अगर मिलकर कैग की ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये कितना स्लो हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने बताया कि इस काम को करने के लिए थोड़ी बहुत फाइनेंसिस की नॉलेज, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हम पार्लियामेंट का बहुत सारा जो काम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉल पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो अगर इसके बेनिफिट को देखा जाए तो इसके 3 मेन बेनिफिट्स हैं। पहला, टू स्पीड अप द वर्क ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, तो जो पार्लियामेंट का हम कलेक्टिव काम पार्लियामेंट की कमिटीज़ में बांट देते हैं तो उससे पार्लियामेंट का काम जल्दी होता है, स्पीड अप हो जाता है। दूसरा, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। जी हाँ, तो पार्लियामेंट का काम जब हम डिवाइड करते हैं तो उस डिवीजन ऑफ वर्क से एक्सपर्टीज या स्पेशलाइजेशन भी आता है। जैसे जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना, स्टडी करना, ये काम करती है पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी और इनके मेंबर्स को एक्सपर्टीज होती है इन एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग। तीसरा बेनिफिट, दैट दीज कमिटीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन पार्लियामेंट। जी हाँ, 21वीं सदी में जो पार्लियामेंट है, इंडिया की नहीं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की पार्लियामेंट, उसके पास बहुत सारा काम है। तो काम बहुत ज़्यादा है और समय, वक्त कहें या जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं वो कम होते हैं। सो पार्लियामेंट इज एक्चुअली ओवर बर्डनड। तो उस बर्डन को कम करने के लिए भी ये कमिटीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब अगर बात करें एथिक्स कमेटी की जो न्यूज़ में है, तो एथिक्स कमेटी लोकसभा की अपनी अलग है और राज्यसभा की अपनी कमेटी अलग है। याद रहे, जो राज्यसभा की एथिक्स कमेटी है वो पहले एस्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर 1997 और उसके 3 साल बाद मतलब साल 2000 में लोकसभा की एथिक्स कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया। जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा की एथिक्स कमेटी है उसमें केवल 10 मेंबर्स होते हैं। एज यू कैन सी, द मेंबर्स ऑफ एथिक्स कमेटी शैल बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। इसका मतलब जो 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा की एथिक्स कमेटी में, उनको स्पीकर नॉमिनेट करते हैं एंड दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर।
तो इन 15 मेंबर्स का टर्म कितना होता है? यूजुअली 1 साल का, लेकिन वो अक्सर टर्म रिपीट हो जाता है और उनको 1 साल का टर्म और मिलता है। अब इस एथिक्स कमेटी का काम क्या है? जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट कोई मिसकंडक्ट, ब्राइबरी, एलिगेशन ऑफ करप्शन या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या किसी भी तरह का वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एमपीज न्यूज में आता है, तो इस तरह के एलिगेशंस को एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाएगा फॉर इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट को, और उसके बाद पार्लियामेंट की पावर होती है कि वो कोई एक्शन ले सकती है अगेंस्ट दैट एमपी अगर वो एलिगेशंस सही पाई जाती हैं। तो इस प्रेजेंट केस में महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की एमपी हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए ब्राइब एक्सेप्ट करी है। तो अगर ये एलिगेशन सही पाई जाती है तो एथिक्स कमेटी इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी और फिर लोकसभा कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट एमपी। So I hope in this video you have understood that what are parliamentary committees and what is the ethics committee of Lok Sabha and Rajya Sabha. See you all in the next class. Bye-bye.